दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे यूटेरिया का जो वॉल्यूम 2 आया है उसी का सेट को डिस्कशन कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग देख रहे थे 6 नंबर सेट तक, 1 से 6 नंबर सेट तक को देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे 7वां नंबर सेट को। किसको? 7वां नंबर सेट को देखेंगे। इसमें प्रत्येक सेट में प्रश्नों की बात करेंगे तो प्रश्नों की संख्या कितनी दी गई है? इसमें प्रश्न की संख्या 100 रखा गया है। ठीक है, 100 यानी कि फुल मॉक टेस्ट रखा गया है जो पूर्णतः परीक्षा पे आधारित बनाई गई है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 7 का। किसका? सेट नंबर 7 का देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेद से क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? जैमिनी की बात करेंगे आपको, ये सामवेद से संबंधित है। किससे? सामवेद से संबंधित है। छांदोग्य एवं जैमिनी सामवेद के उपनिषद हैं और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसे? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इस वेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितना? 1875 ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1875 है। और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्धाता कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो ये पंचविश होता है। क्या होता है? पंचविश। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो ये आपका गोपथ होता है। और यजुर्वेद की बात करेंगे तो आपको सतपथ होता है। क्या होता है? सतपथ होता है। और ऋग्वेद की ऐत्रेयी एवं कौशिकी होती है। क्या होती है? ऐत्रेयी एवं कौशिकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से था? तो गौतमी बलश्री की संबंध की बात करेंगे तो आपको नासिक अभिलेख से था, जो डी नंबर में है, नहीं दिख रहा था। ठीक है, नासिक अभिलेख से है आपको गौतमी बलश्री का संबंध। किस अभिलेख से? नासिक अभिलेख से है। और बात करेंगे हाथी गुफा अभिलेख का, तो इसका संबंध आपको खारवेल से था। किससे? खारवेल से था। और एहोल अभिलेख का बात करेंगे तो पुलकेशन द्वितीय से था। किससे? पुलकेशन द्वितीय से था आपका एहोल अभिलेख का संबंध। और मंदसौर अभिलेख की बात करेंगे आपको तो मंदसौर अभिलेख का संबंध हो जाएगा आपको यशोवर्मन से। किससे? यशोवर्मन से मंदसौर अभिलेख का संबंध हो जाएगा। और कुछ अभिलेख है हाथी गुफा का हम लोग खारवेल पर लेते हैं। और जूनागढ़ का अभिलेख है, उसका संबंध रुद्रदामन से है। और प्रयाग स्तंभ का लेख आपका समुद्रगुप्त से है। भीतरी स्तंभ लेख की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त से है। किससे? स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो हुआ है आपको हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। R37 कब्रिस्तान जो है यह प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के संबंध में जो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा की खोज की बात करेंगे तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा की बात करेंगे तो आपको रावी नदी के तट पे है। किस नदी पे? रावी नदी के तट पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल को सीर के नाम से जाना जाता था। किससे? सीर के नाम से। और सीता की बात करेंगे, सीता आपको कृषि भूमि को कहा जाता था। किसे? कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। और बात करेंगे हम इस काल की जानकारी, यानी उत्तर वैदिक काल की जानकारी की बात करेंगे तो सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? ये आपको इल्तुतमिश लगवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने लगवाया था। इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना था। किसे? रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी चुना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रेवेलियन के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक की बात करेंगे तो आपको अशोक मेहता थे। किसके? 1857 से संबंधित जो पुस्तक है द ग्रेट रेवेलियन पुस्तक, इनके लेखक अशोक मेहता थे। अशोक मेहता। और बात करेंगे 1857 यानी 1857 जो पुस्तक था उनके लेखक की बात करेंगे तो एसएन सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एसएन सेन हो जाएंगे। और बीडी सावरकर जो थे वो फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखे थे। कौन लिखे थे?
फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखे थे बी डी सावरकर। और द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे तो आपको आर सी मजूमदार लिखे थे। कौन? आर सी मजूमदार लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई? ये आपको 1925 में की गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में एम एन राय के प्रयास से एवं सत्यभक्त के नेतृत्व में किया गया था। एम एन राय के प्रयास से कब किया गया था? 1925 में किया गया था। 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 1905 में बात करेंगे हम तो 1905 में ये किए थे, कहाँ हुआ था इसका अधिवेशन बात करेंगे। इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये बनारस में हुआ था। कहाँ? बनारस में आयोजित किया गया था 1905 में। इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे आपको गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। और इसी अधिवेशन में आपको स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसको समर्थन प्राप्त हुआ था इसी बनारस अधिवेशन में ही। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुए? तो ये आपको 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत प्रदान हुआ था। कहाँ कहाँ? मद्रास में मद्रास में हुआ था, संयुक्त प्रांत में हुआ था, और आपको मध्यम प्रांत में हुआ था, बिहार और उड़ीसा में हुआ था। कहाँ? बिहार में और उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, बिहार और उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलीजेली द्वारा नहीं किया गया था? लॉर्ड वेलीजेली द्वारा नहीं किया गया था। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। पेशवा के साथ वेसिन की संधि, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद है आपका सहायक संधि की नीति को अपनाया। इनमें से कोई नहीं, सभी का सभी ये जो है लॉर्ड वेलीजेली के काल में ही किया गया है, इसलिए इसमें से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। सहायक संधि की शुरुआत भी इन्हीं के काल में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इनके काल में हुआ था। पेशवा के साथ बेसिल की संधि 1802 में जो हुआ था इन्हीं के काल में हुआ था। और टीपू सुल्तान के साथ चौथे आंग्ल मैसूर जो 1799 में हुआ था वो भी आपको लॉर्ड वेलीजेली के कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि 1798 से लेके आपका 1798 से 1805 तक आपका लॉर्ड वेलीजेली का कार्यकाल था। कितना तक? 1798 से 1805 तक। गढ़मक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको, गढ़मक की जो संधि हुई थी आपको द्वितीय आंग्ल अफगान के समय हुआ था। कब? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सॉरी वर्मा नहीं है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, ये आपको गढ़मक की संधि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह की बात करेंगे तो आपको कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में 1856 में हुआ था आपको लोटा विद्रोह। कब हुआ था? 1856 में हुआ था आपको लोटा विद्रोह। ये जो था यहाँ के जेल में जो कैदी था उसको पीतल के लोटे के स्थान पे मिट्टी का लोटा दिए जाने लगा था। इसी कारण कैदी लोग ने इसका विरोध किया था, इसीलिए इसको लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। कब हुआ था? 1856 में। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? इसमें नहीं शामिल की बात कर रहा था आपको, एनी बेसेंट इसमें शामिल नहीं थी। बाकी बात जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं अली इमाम इसमें शामिल थी। बात करेंगे नेहरू समिति के गठन की बात करेंगे तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य यही था कि संविधान की रूपरेखा को तैयार करना, और इसमें एनी बेसेंट शामिल नहीं थी, एनी बेसेंट जी शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि की बात करेंगे तो आपको विवियन डेरेजियो को माना जाता है। किसे? विवियन डेरेजियो को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? ये आपको मांडले जेल में। कब क्या था? 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, ये लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? यानी कि एस्चुरी नहीं बनाती है तो आपको क्या बनाती है? डेल्टा बनाती होगी। ठीक है, एस्चुरी नहीं बनाती है तो ये आपको महानदी, ठीक है, ये एस्चुरी नहीं बनाती है तो आपको ये महानदी हो जाएगी। बाकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी आपको एस्चुरी बनाती है। और महानदी की बात करेंगे
ये डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा आपका चंबल नदी। चंबल नदी। बाकी आपका दामोदर, सोन, स्वर्ण रेखा, चंबल, बनास और ये गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती आदि ये किसका है? ये आपका अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा झील लेगुन झील नहीं है? लेगुन झील नहीं है तो ये पेरियार झील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पेरियार झील समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछली खारे पानी की जो लेगुन झील होती है उसे लेगुन झील कहा जाता है। लेगुन झील कहा जाता है। और पेरियार झील की बात करेंगे आपको, ये पेरियार नदी पर एक कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है जो पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? प्रवाह की सामान्य दिशा की बात करेंगे तो ये आपको दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो आपको, अगला प्रश्न हम लोग का 20वां प्रश्न होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपको शुक्र का घनत्व सबसे अधिक होता है। और बात करेंगे शुक्र की सबसे ग्रह घनत्व अधिक होती है। घनत्व के अनुसार ग्रह की बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? किससे गुजरती है बोल रहा है तो आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट, ये सभी से गुजरती है। ठीक है, तीनों के तीनों जगह से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे आपको, ये 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका किलायु। कौन हो जाएगा? किलायु। किलायु की बात करेंगे आपको, ये सब विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ? हवाई द्वीप में स्थित है। और यह अक्सर उदार होती रहती है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो 500 है। कितना है? आपको 500 है। एक बात करेंगे हम एटना का, तो एटना आपको इटली में है और स्ट्रोम्बोली भी आपको इटली में है। और कोलिमा की बात करेंगे तो आपको मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में द लैंड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है? यानी किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? अपकेंद्रीय बल की बात करेंगे तो आपको विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होता है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ लगाया गया है? आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। ये कब लगाया गया था? आपको देश का पहला लौह इस्पात की बात करेंगे आपको 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। और ये जो है भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया गया। कहाँ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति की बात करेंगे आपको जनसंख्या नीति से है। जनसंख्या नीति से है। और बात करेंगे हम बैंकिंग सुधार से, तो ये आपको नरसिम्हन समिति से है। किससे? नरसिम्हन समिति का संबंध आपको बैंकिंग सुधार से है। और शैक्षणिक सुधार की बात करेंगे तो आपको कोठारी समिति है। कौन सा है? ये आपको कोठारी समिति का संबंध शैक्षणिक से है। और बैंकिंग क्या है? हो जाएगा आपको नरसिम्हन समिति। और अप्रत्यक्ष कर आपको केलकर समिति हो जाएगा। ठीक है, केलकर समिति आपको अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा, केलकर समिति। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय लघु विकास बैंक यानी कि सीडीबी की स्थापना कब की गई? सीडीबी की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपको किया गया है अप्रैल 1990 में। कब किया गया है? अप्रैल 1990 में सीडीबी की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी की मुख्यालय की बात करेंगे आपको लखनऊ में है। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बना रहे क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों एक साथ बनी रहती है उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा
वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी होती है, यानी कितना % होती है, ये आपको 40% होती है। कितना? 40% होती है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ये हो जाएगा आपको दूसरा पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे आपको 56 से 61 था। कब था? पहला का 51 से 55, दूसरा का 56 से 61 था। ठीक है, दूसरा का 56 से 61 था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे आपको पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पे? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य सामाजिक समाज का स्थापना करना था। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर एवं विद्युत कर आपको राज्य सूची का विषय है। किस सूची का? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न होगा हम लोग का 32 नंबर प्रश्न। देखते हैं क्या कह रहा है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है अस्थाई मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? अस्थाई मितव्ययता समिति की बात करेंगे आपको प्राक्कलन समिति को जाना जाता है। किसे? प्राक्कलन समिति को जाना जाता है। प्राक्कलन समिति की स्थापना की बात करेंगे आपको जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में आपको जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करेंगे आपको 30 सदस्य। कितना होते हैं? 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, 30 का 30 सदस्य आपको लोकसभा से ही होते हैं। किसमें? प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकृति की गई, यानी स्वीकृति कब प्रदान दी गई राष्ट्रीय गीत को? ये हो जाएगा आपको कब हो गया? ये 24 जनवरी 1949 को किया गया। 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत किया गया था। और बात करेंगे संविधान सभा में जो कुछ कार्य हुए थे उसको देखते हैं। 22 जुलाई 1947 को आपको राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक की बात करेंगे आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अंतिम बैठक की बात करेंगे तो आपको 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उद्देशिका का विचार की बात करेंगे आपको अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से आपको मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता एवं प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब आपको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है हमको ये देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है आपको देखते हैं कि सांसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना चाहिए। देखिए यही हमारा गलत पकड़ा गया। कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना चाहिए था। कितना? 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को, इसीलिए हमारा बी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बी जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति में किया गया? ये किया गया है आपको किस समिति में किया गया है? तो ये आपको GV.K. राव समिति में किया गया है। किस समिति में? GV.K. राव समिति में किया गया है। क्या इसमें कहा गया है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव GV.K. राय समिति में किया गया है। अशोक मेहता समिति की बात करेंगे 1977 में आया था। बलवंत राय 1957 में आया था। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ये अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? आपको 65वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 65वां संविधान संशोधन की बात करेंगे आपको 1990 में हुआ था। इसके तहत ही अनुच्छेद 338 का संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन किया गया है। निम्न में से कौन सा भाषा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे आपको तो आपको तमिल, मलयालम एवं संस्कृत है। बंगला नहीं है आपका। बंगला जो है आपको शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे आपको वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, 6 है आपका। तमिल हो गया, एक संस्कृत हो गया, मलयालम हो गया, आपको एक कन्नड़ है। देखिए
तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया है। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत एवं ओडिया मलयालम ही हो जाएगा आपको। ये 6 भाषा आपको राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा है। और तमिल की बात करेंगे तो आपको 2004 में इसको मान्यता मिली थी। कब? 2004 में मिली थी। और संस्कृत को 2005 में मिली थी। कब मिली थी? 2005 में मिली थी। और मलयालम की बात करेंगे आपको 2008 में मिली थी। 3 बच गया। तो आपको तेलुगु को कब मिला था? तेलुगु को आपको मिला था 2008 में। सॉरी, मलयालम की बात करेंगे ना 2013 में मिला था। मलयालम को कब मिला था आपको? मलयालम को 2013 में मिला था। 2008 में तेलुगु को मिला था। और कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में मिला था। और ओडिया को 2014 में मिला था। सबसे लास्ट में ओडिया को ही मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं? संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं, ये कह रहा है आपको। तो इसमें हो जाएगा आपको राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। नहीं, इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग आता है। अच्छा, नहीं आता है कह रहा है ना। तो महिला आयोग आपका नहीं आता है, मानवाधिकार नहीं आता, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ये आपको संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन आपको राज्य निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। कौन करता है? राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये निर्वाचन आयोग संचालित किया जाता है? आपको ये 300 निर्वाचन आयोग की बात 324 में कही गई है। किसमें? 324 में। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करेंगे आपको तारापुर स्टेशन है। कौन है? तारापुर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की बात करेंगे 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। तारापुर महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया? ये किया गया था आपको 1957 में। कब किया गया था? 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा भर्तृहरि। कौन हो जाएगा? भर्तृहरि आपका श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, भर्तृहरि। और बात करेंगे हम विज्ञानेश्वर जो पुस्तक है उसके लेखक ये मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। और बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे आपको अश्वघोष। कौन हो जाएंगे? अश्वघोष। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को। और बात करेंगे हम राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? नहरों के देश के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नहरों की संख्या है। बांग्लादेश को नदियों का देश के नाम से, बांग्लादेश को नदियों का देश के नाम से। और आपको भूटान को आपको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। किसे? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। छत्तीसगढ़ में स्थित की नहीं है तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको, ये आपको तमिलनाडु में है। कहाँ है आपको? तमिलनाडु में है मुकुर्थी। और इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास ये आपको कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? प्लास्टिक अत्यधिक प्रदूषक का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण यानी कि रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वायु प्रदूषण अधिनियम की बात करेंगे, किस वर्ष आया था आपको? 1981 में आया था। कब आया था? 1981 में आया था। वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया था। ठीक है, 1972 में आया था। और जल प्रदूषण की बात करेंगे आपको 1974 में जल प्रदूषण आया था। कब आया था? जल प्रदूषण 1974 में आया था। 1986 में को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। कब? 1986 में। और राष्ट्रीय वन नीति की बात करेंगे आपको 1988 में आई थी। कब आई थी? 1988 में।
भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पुंगा घाटी कहाँ स्थित है? पुंगा घाटी की बात करेंगे आपको, ये कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में है। पुंगा घाटी आपको लद्दाख में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में आपको मणिकर्ण हो जाएगा। और ताता पानी की बात करेंगे आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। सोनार 64 किस फसल का प्रमुख किस्म है? ये आपको हो जाएगा सोनार जो 64 है, ये आपको गेहूं की फसल है। किसकी? गेहूं की फसल है। अगला प्रश्न है कि जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसे स्नायु कहते हैं। लिगामेंट पढ़ते हैं ना हम लोग। उपास्थि मतलब क्या है? उपास्थि आपस में एक दूसरे, जब दो उपास्थि, यानी कि उपास्थि में उपास्थि जो होता है आपको, ये हो जाएगा लिगामेंट, उसे ही हिंदी में स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। और पेशी और अस्थि जो जुड़ता है उसे हम लोग कांड्रा कहते हैं, यानी कि टेंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न 52 नंबर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण की बात करेंगे आपको। उपार्जित लक्षण हो जाएगा शरीर का वजन आपको उपार्जित लक्षण हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है ये आपको सल्फर डाई बंध के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बंध, सल्फर डाई नहीं, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। फसलों में DDT के छिड़काव को से क्या प्रदूषित होता है? ये फसलों में जो DDT का छिड़काव होता है उससे जो है आपको वायु, मृदा एवं जल तीनों प्रदूषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा रोग दिया हुआ है और उसका वायरस का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि क्या सुमेलित नहीं है। ये आपको कुष्ठ जो है आपको साल्मोनेला से सुमेलित नहीं है। ये साल्मोनेला से संबंधित नहीं है कुष्ठ रोग। ये जीवाणु जनित है। ठीक है, जीवाणु जनित है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। किससे? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। बाकी मलेरिया प्लाज्मोडियम सही है, प्लेग बैसिलस पेस्टिस सही है, और हैजा की बात करेंगे तो विब्रियो कोलेरा सही है। आपका बिल्कुल सही है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? अंडा देने वाले स्तनधारी की बात करेंगे आपको, ये हो जाएगा एकिडना हो जाएगा जो अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपको छोटी आंत में संपन्न होता है। और पाचन की क्रिया आरंभ की बात करेंगे तो प्रारंभ आपको मुख से ही हो जाता है। और सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपको छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये आपको सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। अवतल लेंस अपसारी लेंस, यानी कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जो प्रकाश की समांतर किरण को अपसरित करता है, इसलिए उसका जो है प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट से करता है आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नहीं, रॉकेट जो है ना आपको ये संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण नहीं, संवेग संरक्षण ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। कौन? रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अगला प्रश्न है कि वोल्टिया सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपको सल्फ्यूरिक एसिड का। वोल्टिया सेल में विद्युत अपघटक के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा सह्यता होती है किसमें? तो शहद में सबसे ज़्यादा सह्यता पाई जाती है। किसमें? शहद में, खून में, ये आपको सबसे ज़्यादा
पहले सबसे ज़्यादा शहद में, उसके बाद खून में पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। 5वें आवर्त में बात करेंगे तो 18 तत्व है। कितने? 18 तत्व हैं। पहले में बात करेंगे तो 2 तत्व हैं, और दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है, और चौथा में 18 है, पांचवा में 18, यानी कि पहला में 2, दूसरा तीसरा में 8, चौथा पांचवा में 18, और छठा में 32 है, और सातवां जो है आपका अपूर्ण है। अभी कितना? अपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? ये आपको पाया जाता है अधातु। अधातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ये हो जाएगा आपको टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। कौन सा? टाइटेनियम। यूरिया की रासायनिक सूत्र की बात करेंगे। यूरिया की रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यूरिया की रासायनिक सूत्र की बात करेंगे NH2 का होल 2 CO हो जाएगा। NH2 का होल 2 CO NH2 का होल 2 CO हो जाएगा। आपको डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नायलॉन बनाई जाती है। नायलॉन किससे बनाई जाती है? तो नायलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। किससे? पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। आपको नायलॉन बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है कह रहा है। तो ध्वनि का चाल निर्वात में 3 कितना कह रहा है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका क्या गलत है? तो ये आपका गलत है। बाकी सब आपका सही है। ठीक है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है, यानी कि जनरेटर जो है रूपांतरित क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में दिया हुआ? डी नंबर ऑप्शन सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक आपका नहीं है तो ओम नहीं है आपका मूल मात्रक। मूल मात्रक की बात करेंगे 7 होती है। द्रव्यमान हो गई, लंबाई हो गई, समय हो गई, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, तीनों के मूल मात्रा, ये आपको मूल मात्रक मूल राशि हो गई। और मात्रक की बात करेंगे द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। देखिए ओम कहीं दिया है? नहीं दिया है, इसीलिए ओम हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है? तो आपको प्राथमिक घाटा की बात करेंगे आपका ये हो जाएगा 7,06,845 करोड़ रुपये हो जाएगा। कितना? 7,06,845 करोड़ रुपये हो जाएगा। राजकोषीय घाटा की वहीं बात करेंगे तो आपको ये हो जाएगा 17,86,816 करोड़ रुपया हो जाएगा। राजस्व घाटा की बात करेंगे ये हो जाएगा आपको 8,69,855 करोड़ हो जाएगा। और प्रभावी राजस्व की बात करेंगे तो आपको ये हो जाएगा 4,99,867 करोड़ हो जाएगा। और प्रतिशत में देखते हैं, प्रतिशत में कितना हो जाएगा? प्रतिशत में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है? प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा आपका हो जाएगा 2.3। ठीक है, 2.3 हो जाएगा। और बात करेंगे प्रभावी राजस्व घाटा तो 1.7 हो जाएगा। और राजस्व घाटा 2.9 हो जाएगा। कितना? 2.9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो ये किया गया है आपका आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का। किसका? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का ये घोषणा किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए इसका कार्यक्रम किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन का प्रथम स्थान किसका है? तो आपको ये हो जाएगा भारत का प्रथम स्थान है। भारत का स्थान पूछ रहा है तो ये पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। कच्चे इस्पात में बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे, अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पे, और रेलवे नेटवर्क में आपको चौथे स्थान पे। किसमें? ये कच्चे इस्पात में हो गया, ये आपको अंडा उत्पादन में हो गया, ये रेलवे नेटवर्क में हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना मिलियन डॉलर रह गया है? ये रह गया है आपको 562.7 मिलियन डॉलर रह गया है। ठीक है, कितना रह गया है? 562.7 बिलियन डॉलर रह गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वर्किंग ग्रुप का आपको किया गया है आयोजन बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और बात करेंगे हम गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में G20 का सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की गई है गुवाहाटी में। और आपको G20 का रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आपको जोधपुर राजस्थान में की गई है। G20 का वित्तीय समावेशन के लिए पहली बैठक की साझेदारी मीटिंग जो है आपको कोलकाता के पश्चिम बंगाल में की गई है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 16 जनवरी को। किसको? 16 जनवरी को की गई है आपको राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 26 दिसंबर को आपको मनाया जाता है वीरवाल दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपको ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन नारकोश, ऑपरेशन आहट, ये सभी का सभी आपको रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन नारकोस की बात करेंगे आपको नशीली पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन आहट की बात करेंगे आपको महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। और ऑपरेशन उपलब्ध जो है आपको रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया था। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन, केंद्र शासित या राज्य कौन बन गया है? सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि आपको ओडिशा किया है। कौन किया है? ओडिशा किया है। और बता देंगे कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य आपको ओडिशा हो गया और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे आपको कर्नाटक हो गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये आपको कदमत को किया गया है। किसको? कदमत को 2022 में दिया गया था। और बात करेंगे हम कोवलम को और ईडन को 2021 में दिया गया था। कब? 2021 में। और 2022 में आपको कदमत को एवं थुंडी बीच को दिया गया था। किसको? थुंडी बीच को 2022 में दिया गया था। कदमत, थुंडी को और कोवलम और ईडन को आपको 2021 में दिया गया था। किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये किसके द्वारा? तो ये लगा गया है आपको प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत। कोप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोप 27 का आयोजन आपको मिस्र शर्म अल शेख में किया गया है। कहाँ? मिस्र शर्म अल शेख में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 83 नंबर प्रश्न होगा। अगला प्रश्न 83 नंबर कह रहा है कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सुमेलित नहीं है? कैबिनेट सचिव की बात करेंगे आपको राजीव गाबा है, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है, गृह सचिव की बात करेंगे अजय कुमार भल्ला है और राजस्व सचिव की बात करेंगे तो सुनील वर्तवाल नहीं। राजस्व सचिव आपको संजय मल्होत्रा हैं। कौन है आपको? संजय मल्होत्रा हैं आपको राजस्व सचिव हैं। ठीक है। और सुनील वर्तवाल की बात करेंगे आपको वाणिज्य सचिव हैं। कौन है? वाणिज्य सचिव आपको सुनील वर्तवाल है। राजस्व सचिव की बात करेंगे तो आपको संजय मल्होत्रा हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान की बात करेंगे तो आपको 131वां है। किसका? कितना है? 131वां है। और इसमें प्रथम स्थान पे बात करेंगे आपको, प्रथम स्थान पे सिंगापुर, लास्ट में आपको बात करेंगे तो उत्तरी कोरिया है। कौन है? उत्तरी कोरिया है। किसमें? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता
राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआमी रूप से गरीब है? तो ये आपको 51.91%। कितना? 51.91%। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 106 लोगों को। कितने? 106 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार। इसमें से पद्म पुरस्कार आपको 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें से आपको दिया गया है 6 लोगों को पद्म विभूषण और 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, जिसमें से 19 महिलाएं शामिल हैं और 2 NRI को शामिल किया गया है, 7 मरणोपरांत व्यक्ति को शामिल किया गया है और 3 इसमें बिहारी भी शामिल है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? आपको सोहराई पोट्टू को दिया गया है। किसे? सोहराई पोट्टू को दिया गया है। और 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आपको शेरशाह को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में आपको दिया गया है द कश्मीर फाइल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और फिल्म ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो आपको RR को दिया गया है। किसको? RR को दिया गया है। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको इंदौर में किया गया है। कहाँ? इंदौर में। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ये नई दिल्ली में किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये आपको ओडिशा का है। कहाँ का? ओडिशा का है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक की बात करेंगे आपको, ये बिमल जलान है। कौन है? बिमल जलान। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये हो जाएगा आपको, कौन हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा, सॉरी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, फेम योजना के तहत ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? ये आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड किया है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं अशोक लीलैंड किया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। किसको? टेरन फर्स्ट को रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक में किया है। कहाँ? कर्नाटक में। अगला प्रश्न मैथ से प्रश्न है, मैथ प्रश्न का आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आपको 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है इसका आंसर डी हो जाएगा। 97 नंबर में कह रहा है 97 नंबर आपको डी हो जाएगा। और 99 नंबर में आपको बी हो जाएगा। 99 नंबर में बी, 98 नंबर में बी हो जाएगा। और 99 नंबर में हो जाएगा ए हो जाएगा। और 100 नंबर में आपको हो जाएगा जो सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आप लोग को अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए मैथ का तो एक बार कमेंट करके बता देंगे, हम टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर डाल देंगे। चलिए इसी के साथ हमारा आज 7 नंबर सेट समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त होता है इसी के साथ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए सभी को जय हिंद।